हम क्या करते थे, टायर के सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मोशन को ऑब्जर्व करते थे, जिससे कि प्योर रोटेशन मोशन हमें नजर आए। याद है? तो CTAR के अंदर अदरवाइज ग्राउंड से देखते थे तो कैसा मोशन होता था। अभी एक ट्रायंगुलर प्लेट अलग वाली आती है जिसमें h/3 और 2h/3 होता था, याद है? और कोन भी आता था। Whenever there is a feel of झटका, then we will talk about impulse, याद है ना? और क्योंकि ये बहुत बड़ी फोर्स बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए लगती थी, तो हम लोग जब फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते थे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा आता था। मोमेंटम कंजर्व रहता है तो m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। क्या ये वाली बात भी जानते हैं? तो ऐसा थोड़ी है कि बॉल इससे टकरा के दीवार को पीछे चला देगी, नहीं ना। बॉल जब इससे टकराएगी, मान ले 5 से टकराएगी, तो क्या बॉल 5 से ही लौट भी जाएगी अगर E की वैल्यू क्या है? आओ भाई, आज का नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम है क्या? सेंटर ऑफ मास। एक बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों की नीट जर्नी में। तो चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोगों ने खूब पढ़ा है इसके बारे में, और आज इस वाले चैप्टर को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी से, क्रिस्प 25-30 मिनट के अंदर। ठीक है? क्वेश्चंस की शीट वगैरह आपको सब अटैच मिल जाएगी, तो आप लोगों को सवालों की चिंता नहीं करनी है। ये सिर्फ एक रैपिड रिवीजन, रैपिड क्वेश्चन रिवीजन नहीं करवा रहे, ये वाली बात ध्यान रखते हुए चल। और इसीलिए बहुत सारे सवाल इसके अंदर हम लोग नहीं देख के, हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे इस चैप्टर के क्या है ना। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास होता क्या? व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? एक ऐसी जगह है जहां पर पूरी की पूरी बॉडी के मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी जगह जो इजीएस्ट पाथ लेती है। याद है? कैसा भी मोशन कर रही हो बॉडी, उसमें जो इजीएस्ट पाथ लेगी वही वाला पाथ किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का। ठीक है? सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पाथ ले लेगी, सर्कुलर पाथ ले लेगी, पैराबोलिक पाथ ले लेगी। इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी अपन लोग F इक्वल्स टू ma लिखते हैं, तो F इक्वल्स टू ma में रियलिटी क्या होती है? A किसका होता है? सेंटर ऑफ मास का। P इज इक्वल टू mv लिखते हैं, तो V किसकी होती है? सेंटर ऑफ मास की। बताई थी ना ये सब बातें। और इसी तरह से ये भी बताया था कि कटार में, यानी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में क्या कहानी हुई थी, जल्दी बताओ। पार्टिकल के, हम क्या करते थे, टायर के सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मोशन को ऑब्जर्व करते थे, जिससे कि प्योर रोटेशन मोशन हमें नजर आए। याद है? तो CTAR के अंदर अदरवाइज ग्राउंड से देखते थे तो कैसा मोशन होता था? साइक्लॉइड। ग्राउंड से देखने पे याद नहीं आ रहा? आ रहा है ना याद? तो ये सेंटर ऑफ मास की सिंपल वाली कहानी थी। देखो इस तरह का मोशन हो रहा था पार्टिकल, इसे हमने क्या बोला था? साइक्लॉइड बोला था, है ना। इसलिए नहीं कि साइकिल में टायर होता है तो साइक्लॉइड नाम रख देते हैं। साइक्लॉइड इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जैसे अपने ग्राफ बनाते हैं ना, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, है ना, उसी तरह से ये भी क्या होता है बेटा? एक अलग तरह की ज्योमेट्री होती है जिसका नाम क्या है बेटा? साइक्लॉइड। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस हमको समझ में आई, और सेंटर ऑफ मास की जब इंपॉर्टेंस समझ में आई तो हमने इसको डिफाइन किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम को मान के, कि RCM की वैल्यू हम लोग रखेंगे m1r1 प्लस m2r2 अप टू mnrn। याद है ना? एंड दिस डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल मास m1 प्लस m2 अप टू mn। याद आ रहा है? इसी को हम लोगों ने फिर प्यार से ऐसे बोल दिया था, सिग्मा माई राई। याद है? अपॉन सिग्मा माई, ऐसे बोला था। तो ये R वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है हर उस मास का जो आप लोग कंसिडर कर रहे हैं। और मास क्या है? हर एक वो छोटा छोटा मास जो आप लोगों ने बॉडी के अंदर कंसिडर किया है। याद आ रहा है कुछ? हमने एक इस तरह से एक डिस्क्रीट मास का सिस्टम माना था, इस तरह से हमने XYZ एक्सिस मानी थी, और फिर यहाँ पे ऐसे मान लिया था कि m1 है, यहाँ पर कोई मास m2 है। कुछ याद है? फिर इसके ऐसे पोजीशन वेक्टर लगाए थे बेटा, r1 r2। कुछ याद नहीं आ रहा? आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ऐसे m1 m2 के लिए अपन ने r1 r2 लगाए थे, और फिर सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस। याद आ गया? अब इसमें x और y CM भी अगर लिखना है तो उसके लिए x में अलग लिख दो, y में, और फिर कोऑर्डिनेट लगा दो कॉमा कॉमा करके। याद है? तो अगर x CM लिखना है तो कैसे लिखेंगे बोलो बेटा? सिग्मा माई जाई अपॉन सिग्मा माई, है ना बेटा। y CM बोलो, माई वाई बोलो, अपॉन सिग्मा माई, और z CM बोलो, ओई ओई ओई। कहां लिखूं? ये रहा, हाँ भाई, ओई।
हाँ भाई, ZCM बोलो, माइजाई माई जी अपॉन सिग्मा माई, है ना। तो ऐसे हमने अलग अलग पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास, मतलब जो भी आपको डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम जो भी दिया हुआ था उसके सेंटर ऑफ मास लिखने का तरीका सीख लिया, है ना बेटा। ये सीखने के बाद में यही सब लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। फिर हमने कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स के बारे में बात की थी, है ना, जिनका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तब हमने बात की थी बेटा लैम्डा की, सिग्मा की और रो की। लैम्डा होता था मास पर यूनिट लेंथ, याद है। लैम्डा क्या था, मास पर यूनिट, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, और ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, याद आ रहा है। और फिर हमने एलिमेंट्स माने थे, याद करो। इसके लिए अपन ने छोटे से x पर जाके dx लिया था, इसमें dA लिया था, इसमें dV लिया था, और फिर इसमें लैम्डा की वैल्यू और मास की वैल्यू क्या लिखी थी, छोटे से dm की वैल्यू बोलो लैम्डा dx, छोटे dm की वैल्यू बोलो लैम्डा या सिग्मा, सिग्मा dA, और यहां क्या लिखा था रो dV। और हमने फिर सेंटर ऑफ मास निकाले थे अलग अलग तरह की बॉडी के। रॉड का याद करो, इससे निकाला था। रिंग का याद करो, इससे निकाला था। डिस्क का याद है, होलोस्फीयर का, होलोस्फीयर का एरिया से, सॉलिड स्फीयर का याद है, हेमी हेमी की बात कर रहा हूं, आधा आधा आधा, आधी डिस्क, आधी रिंग, आधा होलो और आधा सॉलिड, याद है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो कैसा मानते हैं, सॉलिड। कुछ नहीं लिखा तो होलो नहीं मानते, कुछ नहीं लिखा तो सॉलिड मानते हैं। ये सब बातें हुई थी हमारी। और फिर सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है ये आप लोगों को बता रखी है। अब जैसे मान लिया अपने को उसकी बात करें, कैविटी, कैविटी याद है, याद ही नहीं है, कोई बात नहीं। कैविटी में हमने क्या किया था, जैसे मान लिया अपन ने एक मास मान लिया, और फिर मैंने आप लोगों को ऐसा बोला था कि मान लो एक डिस्क ले लिया और डिस्क के अंदर अपन ने घूसा मार दिया, और डिस्क में घूसा मार के हम लोगों ने एक पोर्शन ऑफ द मास इसका बाहर निकाल दिया। तो अगर ये वाला पोर्शन आपकी कैविटी है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, यहां ऑब्वियसली इस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ये पोर्शन तो कैविटी है बाहर निकल गया। तो हम लोगों ने कैसे निकाला था इसका सेंटर ऑफ मास, हम लोगों ने लिखा था कि भाई अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है, अगर 2 पार्टिकल का सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। कैसे लिखते हैं जल्दी बताओ, RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। और उसमें क्योंकि किसी एक पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, ओरिजिन, याद है। किसी एक पॉइंट को हम लोग अगर ओरिजिन मान के लिखते थे तो ये एक पॉइंट को ओरिजिन मानने पर क्या फायदा होता था बेटा, R1 की वैल्यू 0 हो जाती थी, है ना। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाती थी, अगर R, तो हम क्या बोलेंगे, इसको ओरिजिन मान लिया, बोलो RCM M2 इंटू R अपॉन M1 प्लस M2। कितना इजी हो जाता था 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, है ना। अगर मास बराबर है तो सेंटर में आएगा, और अगर बड़ा मास M2 है तो क्या M2 के पास, बड़ा मास M1 है तो। और इस बात को सोचते हुए हम लोगों ने एक रिजल्ट लिखा था जिसका क्या क्या बोला था कि M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब M इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, याद है, बताया था। इसको बोलते हैं मास मोमेंट। इसको क्या नाम दिया था, मास मोमेंट। कुछ भी याद नहीं आ रहा, इसको मास मोमेंट का नाम दिया गया, है ना, कि मास मोमेंट कांस्टेंट होता है, मतलब m1x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अप टू mn तक कांस्टेंट है। ये सब बातें हो गई थी, वो अलग बात है कि अपने को नहीं आता। तो अब यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, इस छोटी सी कैविटी का सेंटर ऑफ मास निकालता है और इसको नेगेटिव मास की तरह ट्रीट करता है, याद है। इसको ट्रीट कैसे किया था बेटा, ट्रीटेड एज नेगेटिव मास, ऑल्दो नेगेटिव मास का कोई कंसेप्ट पर हम मानते हैं। और इसका जब मास लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, m2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर। मान ले इसका रेडियस r था और इसका कितना था बेटा 4r, तो इसका मास कैसे लिखूंगा, सिग्मा पाई 4r का स्क्वायर। सब भूल भाल गया। इस पूरे का पूरा जो है इसका मास क्या बेटा सेंटर पे है, और इसका जो मास है वो इसके सेंटर पे है। क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता होगी क्वेश्चन के हिसाब से,
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होगी तो क्या सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, अपने आप ही आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब सेंटर ऑफ मास पीछे खिसका हुआ आएगा। जल्दी बोलो, ये हमने कैविटी वाले सवालों में पढ़ा था, अगर आपको ऐसा कुछ याद हो। आ रहा है अब तो, याद आ रहा होगा बताने पे। अब ये कुछ सेंटर ऑफ मास बता रखे हैं, देखो पूरी रिंग का उसके सेंटर में, क्या सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन द बॉडी? क्या रिंग के सेंटर में कोई माल मटेरियल होता है? पर सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में ही होता है, तो इट मे लाई ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी। सेंटर वेंटर की बात नहीं चल रही, मैं बोल रहा हूं बॉडी पर ही लाई करे, ये जरूरी है क्या? तो रिंग के केस में ये बात प्रूव होती है कि बॉडी पर लाई करना जरूरी, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। डिस्क के सेंटर में होगा, रॉड के भी सेंटर में होगा, पर अगर इनको आधा आधा कर देंगे तो आंसर बदल जाएंगे, तो पता है ना तुम्हें। तो अगर कोई हॉलो स्फीयर वगैरह ले लो, उसके सेंटर पे होगा। फिर देख, ट्राइंगुलर प्लेन लेमिना, ट्राइंगुलर प्लेट है ना, तो उसके लिए बोला कि सेंट्रोइड पर होता है। कहां होता है उसके? अभी एक ट्राइंगुलर प्लेट अलग वाली आती है जिसमें h/3 और 2h/3 होता था, याद है? और कोन भी आता था, सब भूल भाल गए। स्क्वायर के सेंटर में आएगी, डायगोनल जहां पर बाइसेक्ट करेंगे उसी वाले पॉइंट के ऊपर। इसके बाद में देखो आधे आधे वाले केस आने वाले हैं, है ना। सिलेंडर के बीचों बीच हाफ रिंग, याद है तुम्हें? 2r/π, इसका फॉर्मूला याद है तुम्हें? क्रिकेट टाइम वाला क्या था? क्रिकेट टाइम हिटमैन रोहित शिखर धवन, याद है ना? ऐसे लिखा था, क्रिकेट टाइम हिटमैन रोहित। ये कौन? ये ट्राइंगुलर प्लेट, हॉलो क्या? स्फीयर, आधा हेमी। ये बोलो हाफ रिंग, हाफ सॉलिड यानी सॉलिड हेमीस्फीयर, और ये हाफ डिस्क, याद है? तो यहां से हम लोगों ने इस चीज को निकाल लिया था। हाफ रिंग का आ गया 2r/π। सेगमेंट का भी बताया था मैंने अलग से, r sin θ/θ। इसके बाद में हाफ डिस्क 4r/3π। अच्छा, रिंग में सेगमेंट होता है या आर्क होता है, और डिस्क के अंदर क्या होता है? सेक्टर। सेक्टर मतलब वो पोर्शन जो बकरी चरा करती थी, याद है? कि अगर बकरी को अपन ने पोल से बांध दिया तो कितने पोर्शन की घास चर लेगी, वो वाला सवाल याद है? तो इसीलिए सेक्टर होता है। तो डिस्क का हमेशा क्या होगा? सेक्टर। रिंग का हमेशा क्या होगा? सेगमेंट या आर्क। या तो सेगमेंट होगा या फिर क्या होगा बेटा? आर्क। इसके अलावा हॉलो हेमीस्फीयर, अगर हॉलो हेमीस्फीयर की बात करें तो आंसर क्या आता है? r/2। वहीं फिर हम लोग सॉलिड की बात करें तो 3r/8। हॉलो कोन की बात करें तो बेटा नीचे से कहां पर है? h/3। सॉलिड कोन की बात करें तो h/4। ठीक है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था इसके बाद हम लोगों ने। ये सेंटर ऑफ मास सबको रटे हुए होने चाहिए। ट्रिक आप लोगों को पता ही क्या है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अंदर फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? जल्दी बोलो। VCM की वैल्यू dr/dt m1v1 + m2v2 / m1 + v2। हमने क्या किया बेटा इसके अंदर? जो सेंटर ऑफ मास था उसी को डिफरेंशिएट कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगी? वेलोसिटी आ जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इसी के अंदर एक कंडीशन थी कि बेटा अगर एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाए? 0, याद करो। तो क्या बेटा मास 0, कौन 0? एक्सेलरेशन 0। तो ACM की वैल्यू आपको क्या करनी होती है? अब अगर मैं ACM को 0 कर दूंगा तो क्या VCM कांस्टेंट? अगर मैं ऐसा बोलूं कि ACM 0 है तो VCM क्या क्या हो सकता है? या तो हो सकता है कांस्टेंट या फिर क्या हो सकता है? 0। दोनों ही केसेस हो सकते हैं। VCM 0 मतलब सेंटर ऑफ मास इज एट, वेरी गुड, है ना। ये रेस्ट वाला केस, आई रेस्ट माई केस, है ना। और ये वाला कौन सा? कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कौन सा वाला बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस। और इसके अंदर फिर हमने वो वाले क्वेश्चन किए थे m1x1 = m2x2 वाले, जिसमें बोर्ड जा रही थी, कोई प्लैंक जाता था, याद करो। ऐसे अगर प्लैंक चला दिया और आदमी को अगर ऐसे हमने खड़ा कर दिया और आदमी को इधर चला दिया, प्लैंक की लेंथ थी x, तो हम पूछते थे कि आदमी जब इस एंड से इस एंड पे पहुंच जाएगा तो प्लैंक कितना पीछे जाएगा। इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे? m1x1 = तो अगर मान लो कि आदमी को पूरा आगे जाना है तो क्या पूरा आगे जा पाएगा? सीधे बैठना पड़ेगा बेटा। सीधे बैठे सब लोग, टिक कर नहीं बैठना है इधर उधर। हाँ, तो बेटा आदमी अगर पूरा L जाना चाहता है पर जा कितना रहा है? L - x जा रहा है ना, क्योंकि प्लैंक खुद पीछे कितना चला गया?
तो आदमी असल में कितना जा रहा है, m इंटू एल माइनस एक्स। प्लैंक का मास मान लिया बेटा बड़ा m, तो यहां क्या लिख दूं, m इंटू एक्स, क्योंकि प्लैंक पीछे गया है x। याद आ गया? यहां से हम लोग x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ये सब किया है आप लोगों ने। इससे आंसर कितना आया था, ml अपॉन m प्लस m, ये आपके x की वैल्यू आ गई। फिर अपन ने बोर्ड पे एक तरफ कट्टू को एक तरफ मुझे बिठाया था, फिर हम दोनों रास्ते में मिल जाते थे। हाँ याद है ना तुमको? मतलब ऐसी बातें सपनों में अच्छी लगती। रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन एंड सपना इज बेटर देन रियलिटी, है ना? चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या यहीं से निकल के आया था? हम लोगों ने क्या बोला था भाई कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो mv क्या है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मास इनटू वेलोसिटी भी क्या होगा। और यहीं से क्या डिराइव हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद आ गया? जो हमें क्या बोलता है कि बेटा p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना? अच्छा, जब जब बेटा मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या पार्टिकल अपनी वेलोसिटी बदल सकता है इंडिविजुअली? इंडिविजुअली तो बदल सकता है। नेट मोमेंटम की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, है ना बेटा? जो पहले थी वही बाद में होनी चाहिए। यहीं से हमें पता लगा था कि p इनिशियल शुड बी इक्वल टू p फाइनल, ऐसा ही बोला था ना हमने। तो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब मास और वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू का सम क्या आ रहा हो, सेम आ रहा। पर क्या इंडिविजुअली पार्टिकल वेलोसिटीज कैन वेरी? तो इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी में वेरिएशन आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 सवाल इधर देख, है ना? 4 सवाल, एक सवाल। अच्छा, तो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, कंडीशन क्या थी इसकी, नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0। तो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अनअफेक्टेड बाय द इंटरनल फोर्सेस। बात हुई थी ना इंटरनल फोर्सेस की, तो इंटरनल फोर्सेस से वीसीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीसीएम वही रहती है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बॉडी के फर्क पड़ सकता है, पर वो भी कैसे, एक अलग तरह से, जो आपको बताई गई थी। याद है? याद है? कुछ नहीं याद, सब भूल भाल गए। इंटरनल फोर्सेस मतलब वही कि अंदर के जो आपके पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटीज जो है वो बदल सकती हैं। इंडिविजुअली बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो सकती है ना बेटा? चलो, इंपल्स मोमेंटम याद है सबको? मोमेंटम क्या होता है? नहीं, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जब जब इसमें किसकी बात हुई थी बेटा, झटका, याद है? तो व्हेनेवर देयर इज अ फील ऑफ झटका देन वी विल टॉक अबाउट इंपल्स। याद है ना? और क्योंकि ये बहुत बड़ी फोर्स बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए लगती थी, तो हम लोग जब फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते थे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा आता था ऐसा। इस वाले ग्राफ में बेटा फोर्स की वैल्यू कैसी है, बहुत ज्यादा बड़ी। और वहीं जब हम लोग देखते हैं टाइम का ड्यूरेशन, तो क्या टाइम का ड्यूरेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। और इसीलिए जब इसका एरिया कैलकुलेट किया तो इसका एरिया कैलकुलेट करने पर आया इंटीग्रल एफ डी टी। बोलो, इसी को हम लोगों ने नाम क्या दिया, जे। जे यानी इंपल्स, इंटीग्रल एफ डी टी। ये वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, डीपी के बराबर। अगर आपका टाइम इंटरवल थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए तो जे की वैल्यू फिर हम लोग थोड़ा ऐसे लिख देते हैं बेटा, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। और असल में न्यूटन सेकेंड लॉ ही लिखा हुआ है भाई। असल में डीपी की वो डेल्टा पी कर दो। और एफ की वैल्यू क्या होती थी, याद है ना तुम्हें? एफ एवरेज क्या होता था, डेल्टा पी अपॉन। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना या इंपल्स कैलकुलेट करना क्या एक ही बात है? ये हो गई आपकी इंपल्स, ये क्या हो गई आपकी इंपल्स, है ना? बहुत बड़ी फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए। इसके बाद में हमने कोलिजन के बारे में पढ़ा था, और कोलिजन में एक चीज आई थी जिसको हम लोग ई बोलते थे। ई का मतलब क्या था, कोफिशिएंट ऑफ, वो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था ई, इस ई को हमने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। याद है? इसके अलावा इसको असल में जो डिफाइन किया था वो इंपल्स से किया था।
रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन, याद है तुम्हें? तो जब सेपरेट होते हैं तो रिफॉर्म होते हैं, और जब अप्रोच करते हैं तो डिफॉर्म होते हैं। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय द इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, याद आ रहा है कुछ? मैंने लिखवा रखा है ये सब, तुम जो ईयर लॉन्ग के अंदर हैं उनके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स के अंदर बहुत बढ़िया से सब कुछ। और इसकी वैल्यू फिर ऐसे लिखी थी V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ऐसा मानते हुए चले थे कि हमारे पास में जो हमारे पास अगर ये U1 से जा रहे हैं और ये कितने से जा रहे हैं U2 से, तो इन लोगों की जब टक्कर होती है एक ही लाइन में बना देता हूं, चुप चुप चुप। हाँ, इनकी क्या हुई बेटा रास्ते में? टक्कर होने की कंडीशन क्या है? U2 ग्रेटर देन U1 या U1 ग्रेटर देन U2? बावड़े ढंग से देख, U2 ग्रेटर देन U1 है कि नहीं? और टक्कर के बाद फिर इनकी वेलोसिटीज जो है वो बदल गई, एक जाने लगा कितने से? V1 से, और दूसरा कितने से जाने लगा? बात समझ में आती है? ठीक है, इसी कंडीशन को हमने पढ़ा था, ई के बारे में बात की थी, बाउंसिंग बॉल का कंसेप्ट पढ़ा था। बॉल जाती है, टप्पा खाती है, उछलती है, कितना उछलती है? कितना उछलती है बोला है मैंने, ये नहीं बोला कितनी वेलोसिटी से उछलती है। वेलोसिटी तो याद होगी, वेलोसिटी कैसे लिखते थे? ई टाइम्स कर देते थे। अरे अगर 10 से टकरा रही है और ई की वैल्यू हाफ है तो 5 से ही तो आती थी, भूल गए तुम लोग? 20 से टकरा रही है और ई की वैल्यू 1/4 है, 5 से आएगी। 100 से टकरा रही है और ई की वैल्यू 1/4 है, 25 से, जानते हो ना, ई की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी। अगर 100 से टकरा रही है और ई की वैल्यू 1 है तो 100 से आ जाएगी, 50 से जा रही है, ई की वैल्यू 1 है तो 50 से आ जाएगी। तो हमने ई की कैलकुलेशन से इन चीजों को सीखा था, है ना। फिर यहाँ पर बात है इन कोलिजन द पार्टिकल्स कम क्लोजर बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दे आइदर स्टिक टुगेदर और मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ऐसा ही होता है बेटा, या तो आपस में चिपक लेंगे या फिर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। द पार्टिकल्स नीड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर कोलिजन। क्या कोलिजन के लिए टक्कर जरूरी है? नहीं बेटा, एटम्स की टक्कर भूल गए, प्लस क्यू चार्ज, ऐसा होता था ना, प्लस क्यू फिक्स, भूल गए क्या? होता था ना। और ऐसे ही इसको अभी तो फिक्स कर रखा है, अभी फिक्स मत करो, इसको भी फ्री छोड़ो तो भूल गए। और फिर ये वाला याद करो, आया एंगुलर मोमेंटम के अंदर, वैसे जो मैंने बोला था तुम मत करो, नीट वाले हो, है ना। तीनों तरह की चीजें बताई थी। और फिर ये बोला था कि इसका रिलेशन किसके साथ है, जो अभी तुमने मॉडल में पढ़ा एटॉमिक में, रदरफोर्ड का मॉडल। याद ही नहीं आ रहा? याद है रदरफोर्ड का मॉडल? कौन सा मॉडल था रदरफोर्ड का? प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड प्लम पुडिंग मॉडल, है ना। यही तो हाँ बोल रहे हैं, हाँ। अच्छा, थॉमसन का तो वो था लैम्डा बराबर एच अपॉन एमवी, और आइंस्टीन ने बोला था एफ बराबर एम ए। क्या? आइंस्टीन बोला एफ बराबर डीपी बाई डीटी, फिर न्यूटन ने आके बोला नहीं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। इधर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नेसेसरली एप्लीकेबल इन अ कोलिजन। समझ गए? लीनियर मोमेंटम कोलिजन में हमेशा लगेगा ही लगेगा, whereas the law of conservation of mechanical energy ऐसा जरूरी नहीं है कि लगे ही लगे। एनर्जी कंजर्व्ड होगी कब? जब ई की वैल्यू 1 होगी, है ना। उसके अलावा कभी भी एनर्जी का कोई कंजर्वेशन, इन सब चीजों के बारे में चर्चा हुई थी हमारी, याद करो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बता रखा है V2 - V1 अपॉन U1 - U2। इसे हम लोग प्यार से किसका लॉ बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ E इज 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन, 0 फॉर परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन एंड 0 to 1 फॉर इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब 0 होता है, E = 1 का मतलब इलास्टिक, और 0 से 1 को क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन के बारे में बता रखा है। देखो बेटा, बिफोर कोलिजन U1 U2 टक्कर हुई, बाद में
v1 v2, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये डायग्राम तो मैं वैसे ही बना चुका हूं। E की वैल्यू निकाल ली, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, मोमेंटम कंजर्व रहता है तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्या ये वाली बात भी जानते हैं? काइनेटिक एनर्जी कब कंजर्व होगी? जब E की वैल्यू 1 होगी, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। हाँ बेटा, गिर जाओ तुम नीचे, गिर जाओ एकदम, बोतलें फेंक रहे हैं एक दूसरे पे, अपने आप गिर गई, खाली हो गई थी। अच्छा, हवा चली होगी, अगल बगल में हवा कहां से आ रही है? मोमेंटम तो उधर बैठा है, मोमेंटम तेरी हवाएं बाहर निकल के आ रही हैं। कोई टनल बना रखी है नीचे। चल मोमेंटम ने फूंक मारी इधर, फूक इधर। यहां से हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली थी, हमने बिना ई वाला भी निकाला था और ई वाला भी निकाला था। यहां वो जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, और जनरल फॉर्मूला में m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस e इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 आ जाता है। इधर एक बार ध्यान दो, 1 प्लस e में अगर e की वैल्यू 1 कर दूंगा और यहां पर भी e की वैल्यू 1 कर दूंगा तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए v1 कितना आ जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या बेटा? u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u। याद है ये v1 की वैल्यू क्या हुआ? तुम इधर ध्यान दो। हाँ बेटा, तो यहां से v1 आ गया और इसी तरह से क्या आ जाता है? v2। तो ये जनरल है, इसमें e की वैल्यू 1 कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है? 0 कर दोगे तो कुछ और आ जाएगा। वेरी गुड, क्या आ जाएगा? सर कुछ और आ जाएगा। सर ये जनरल कर दो ना सर, 0 कौन सी बड़ी बात है ना? चलो यहां 0 करो तो ये वाली टर्म उड़ जाएगी, ये भी उड़ जाएगा, बावड़े हो गया, ये उड़ेगा, बस m2 तो बचेगा और इसके अंदर भी ये उड़ जाएगा और ये उड़ जाएगा, बाकी सब तो बचेगा। अपने हिसाब से नहीं उड़ानी है चीजें, चलो उड़ा देते हैं, है ना? 0 वाला केस सबसे आसान, E इक्वल्स टू 0 अगर कर देते हैं तो याद करो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की हो जाती है। लिखो मोमेंटम की इक्वेशन, m1 u1 प्लस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो v की वैल्यू अल्टीमेटली क्या निकल के आती है? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो vcm होती है। तो E बराबर 0 तो फायदे का सौदा, अगर कोई दे दे तो सबसे अच्छा इनइलास्टिक कोलिजन कोई दे दे परफेक्टली इनइलास्टिक, तो जीवन में खुशी खुशी आ जाती है ना बेटा? चल आगे देखते हैं। मुस्कान बैठी है? हाँ, मुस्कान नहीं है, खुशी है ये तो। हाँ, पर मुस्कानें झूठी हैं जैसा तुम बोल रहे थे। इधर देख, तेरे समझ नहीं आएगा, बहुत भारी था। इलास्टिक कोलिजन, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास m1 m2, मैंने पहले ही इसकी इक्वेशन निकाल दी। तो बोल रहे हैं कि अगर दो बॉडी इक्वल मास की होगी और उनमें इलास्टिक कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद में वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। मैं 5 से जा रहा हूं, कोई मेरे ही जैसा एकदम परफेक्टली सिमिलर आदमी, मेरे जैसा जो नहीं बन सकता, इमेजिन करना है और बनवाना भी नहीं है सर हमें। तो अगर हम लोग एक ऐसे ही आदमी की मेरे से टक्कर करा दें, तो मान ले मैं 5 से जा रहा हूँ, वो 10 से जा रहा है, तो अब वो कितने से जाएगा? 5 से, और मैं, सिंपल सा आंसर है ना बेटा, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मास एक किसी भी बॉडी का नेग्लिजिबल हो जाए और m1 को अगर मान लो मैं बहुत बड़ा मान लूं m2 से, तो u2 तो 0 हो जाएगी। वही दीवार वाले केस, यहां क्या लगी थी बेटा? एक दीवार, और दीवार से हमने किसको मारा? बॉल को। तो बॉल की वेलोसिटी बदलेगी या दीवार की? सिंपल सी बात है, दीवार की बदल दोगे। सर बॉल दीवार आपस में टकराएंगे सर, एकदम दीवार पीछे भाग के जाएगी, है ना? बॉल नहीं है सर, निंजा बॉल है, निंजा। साउथ वाली बॉल है सर ये। सर ये बॉल नहीं है, बलवा है ना? तो इसी तरह से when a heavy body A collides against a light body B at rest, अगर m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा?
u2 0, v2 0 और v1 की वैल्यू -u1 हो जाएगी। इस डेटा को एक बार चेक कर लेना आपको, ठीक है? वैसे आपके पास में लिखा हुआ है, डोंट वरी। When a light body A collides against a heavy body B at rest, body at A starts moving with the same velocity just in opposite direction while the body B should practically remains at rest। ये क्या बोल रहे हैं सुनो, स्टेशनरी बॉडी से टकराओगे अगर, अभी दीवार मान ले चल रही है इधर 5 मीटर पर सेकंड से, बॉल इधर चल रही है मान ले 10 मीटर पर सेकंड से, तो मैंने बोला बॉल की वेलोसिटी बदलेगी, दीवार की में कोई चेंज। पर अगर ये दीवार स्टेशनरी है, स्टेशनरी वॉल, तो ऐसा थोड़ी है कि बॉल इससे टकरा के दीवार को पीछे चला देगी, नहीं ना। बॉल जब इससे टकराएगी, मान ले 5 से टकराएगी, तो क्या बॉल 5 से ही लौट भी जाएगी अगर ई की वैल्यू क्या है 1, है ना बेटा। इसमें फिर डिपेंड करेगा कि ई की वैल्यू क्या दे रखी है, उसके हिसाब से हमारे आंसर आ जाएंगे, समझ गए ना। चलो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला देख पा रहे हैं? इस फॉर्मूले को अपन ने ऐसे लिखा था, डेल्टा के ई इज इक्वल टू हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखो, या तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, या फिर सिंपली आप लोग वेलोसिटीज निकाल के कैलकुलेट कर, वो आपकी पर्सनल चॉइस। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसको मैं बता दूं कि वो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएगा ये लगाने के बाद में क्या लगाएगा बोलो, ई की इक्वेशन लगाएगा और ये लगा के पूरा सॉल्व, v1 v2 निकाल, ठीक है। आओ, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन में देखो बेटा, m1 जो है वो इधर जा रहा है, बस m1 जो है वो इधर जा रहा है किसी एंगल अल्फा 1 पे, m2 जो है वो इधर जा रहा है किसी एंगल अल्फा 2 पे। इन दोनों की टक्कर हुई, हमने देखा m2 इधर गया बेटा v2 और ये बीटा, और m1 इधर गया किसी बीटा 1 पे। तो आपको पता है ना कि सेंटर ऑफ मास वगैरह जो भी हम लोग लिखते हैं ये सारी की सारी चीजें, मोमेंटम वगैरह सब वेक्टर होता है, और क्योंकि ये सब वेक्टर होता है तो इसीलिए x और y में अलग अलग कंपोनेंट कर लेंगे और कंपोनेंट करके वेलोसिटी लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगी, m1 u1 cos अल्फा 1, इधर ये क्या आ जाएगी, m1 u1 sin अल्फा 1। इसकी बोलो, यहां बोलो m2 u2 cos अल्फा 2, और इधर बोलो m2 u2 sin अल्फा 2। आ जाएगा ना ऐसे। अब ये देख, पूरा पूरा ये लिख दिया, एक बार x के लिए लिखो, एक बार y के लिए, दोनों के लिए अलग अलग लिखो और दोनों को डिवाइड कर दो, जो भी करना है उसके हिसाब से आंसर निकालो, ठीक है। ये लिख दिया x और y की इक्वेशन, और e की वैल्यू भी x के अंदर इन्होंने लेके अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इसको लिख दिया, ठीक है। लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सी होती है, जिसके अलोंग कॉमन नॉर्मल लगती है। कुछ याद नहीं आ रहा, ये इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, तो इनकी लाइन ऑफ मोशन है ये कौन सी लाइन है। अब इन दोनों की मान लो टक्कर हो गई ऐसे, तो ये कॉमन नॉर्मल इधर लगेगा ना, ये इस पे इधर और इस पे इधर, तो ये कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, बॉडी ए जो 4m से जा रही थी और 2m वाली बॉडी है, कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक, आफ्टर द कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, याद है। अब देखो इन्होंने बड़ा सॉल्व कर रखा है, और इसको किससे कर सकते थे, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर इससे करते तो क्या आता है, आप लोगों को चेक करो, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। म्यू की वैल्यू क्या होती है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, याद है सबको ये। चलो भाई, एक और सवाल दे रखा है, 5 किलो 10 किलो के लोग हैं, दो एंड ऑफ अ रिजिड रॉड से जुड़े हुए हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम निकालना है। 5 किलो के सिस्टम को क्या मानते हुए, क्या मानते हुए, सेंटर नहीं ओरिजिन मानते हुए। ये कितने किलो का, 5 किलो।
ये कितने किलो का? 10 किलो का। रॉड का मास दे रखा है क्या? अरे रॉड का मास दे रखा है क्या? 1 मीटर की दूरी दे रखी है बीच में। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 5 किलो को अगर ओरिजिन मानेंगे तो बता, 2020 का सवाल है, बता इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? क्या फॉर्मूला लगेगा? m2r अपॉन m1 प्लस m2। कुछ लोगों का तो आंसर भी आ गया होगा। बहुत बढ़िया सर, पिछले साल दिया था, पर ये पिछले साल का नहीं है, 2020 वाला है। तब भी दिया था क्या किसी ने? बैठे हैं कुछ लोग? नहीं बैठे हैं पीछे वाले। और इस प्रकार से आज सेंटर ऑफ मास क्या होता है रिवीजन में? स्वाहा। तो चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में रोटेशन के साथ। बाय बोलो सब लोग, बाय बाय।